हेलो स्टूडेंट। तो इससे हम लोग 12th का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रुके हुए चार्ज के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। जैसे एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो कितना फोर्स दूसरे पार्टिकल पर लगाएगा, उसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसका कितना पोटेंशियल आएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग स्टैटिक चार्ज के विषय में हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए कुछ पॉइंट्स नोट करिए अबाउट चार्ज कि चार्ज क्या है। देखिए, व्हाट इज चार्ज। अब लिखिए इसमें, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय विच टू पार्टिकल्स अट्रैक्ट या रिपेल बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंडरलाइन। तो चार्ज के अंदर आप क्या लिख रहे हैं? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय विच टू पार्टिकल्स रिपेल और अट्रैक्ट with the help of electrostatic force। अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें फर्स्ट लिखिए, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, चार्ज मिनिमम चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड, अच्छा इसमें मिनिमम चार्ज बोला हो ना, बेसिकली ये इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये बोर्ड लेवल पे ही है, अदरवाइज इससे भी कम चार्जेस पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट आप नोट करिए, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, इस पे 10 कूलम का चार्ज है और इस पे सपोज करिए -2 कूलम का चार्ज है। ये ए है, ये बी है। अब दोनों को आपस में आपने रब कर दिया। रब करने के बाद सपोज करिए पार्टिकल ए पे चार्ज 5 कूलम का हो जाता है, तो कोई पूछे कि बी पे कितना चार्ज होगा, चार्ज, तो ये चार्ज कंजर्व रहेगा क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें ए और बी है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। बाहर से कोई इसका इंट्रैक्शन नहीं है। अगर कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कोई भी बाहर से चार्ज ना आ सकता ना जा सकता है, तो सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड है, तो चार्ज क्या होगा? कंजर्व। तो इस पे मिलाएंगे तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? 10 - 2 इक्वल्स टू, यहाँ चार्ज क्या है? 5 एंड प्लस क्यू। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 3 कूलम आ गया, क्योंकि 8 - 5 इज 3, इसका चार्ज 3 कूलम आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड एंड इट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज। मतलब ऐसा कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल ना आए एट द बोर्ड लेवल। जैसे अगर कोई कहे कि सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो ये जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है या कितने इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे? Q बराबर NE लिखेंगे। इसको आप हमेशा याद रखना, जहाँ Q क्या है? टोटल चार्ज है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो कोई पूछे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस Q पे क्या लिखेंगे? 2 माइक्रो। तो 2 माइक्रो बराबर N, और E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 10⁻19। तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 2/1.6 इंटू 10⁻6 सब्ट्रैक्ट करिए 30। तो इतने इसमें इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर चार्ज है तो फिर वो मास होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर चार्ज बना हुआ एक तरह से देखिए तो इलेक्ट्रॉन में मास तो होता ही, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं हो सकता जिसपे चार्ज आया और उस पर मास ना हो। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी भी पॉजिटिव चार्ज को अटेंड करने के लिए, उसको लेने के लिए मास होना जरूरी है। तो मास विदाउट चार्ज तो पॉसिबल है, मास विदाउट चार्ज तो पॉसिबल है, बट चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी। तो मैंने आपको बता दिया कि चार्ज क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसमें एक और लिख लीजिए, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर while opposite charges attract each other। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ, हेड लिखिए, कूलॉम्स लॉ बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स।
तो इसमें अंडरलाइन है, ध्यान रखिएगा, 2 चार्ज पार्टिकल ये अंडरलाइन है। तो 2 चार्ज पार्टिकल्स पॉइंट साइड से होता है, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच के फोर्स की हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अंडर कूलम्ब्स लॉ। तो सपोज करिए एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे Q2 और 20 की दूरी जो है R के बराबर है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा, सपोज करिए फोर्स F से, अगर सेम साइन का है तो, और अगर ये सेम साइन का नहीं है अपोजिट साइन के तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर नहीं दिया गया हो तो डिफ़ॉल्ट केस में पॉजिटिव मान लीजिएगा, मैथमेटिक्स उसको अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो हम लिखेंगे इसको फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ऐसे इस पार्टिकल के बेसिस पे फोर्स क्या आएगा, फोर्स 2 ड्यू टू 1, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इस फोर्स की जो वैल्यू होती है F21, आप ध्यान रखेंगे, दिस वन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं KE Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ पे KE की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है KE की वैल्यू, और ये होता है 9 × 10⁹ MKS सिस्टम में, तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो तुम्हारी मर्जी है। किसकी अच्छी यूनिट, इसकी ना, तो फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, हो गया। तो आपको इसे ध्यान रखना है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड है जब दोनों ही चार्ज पार्टिकल कहाँ होंगे, वैक्यूम में होंगे, तो वैलिड इन वैक्यूम। तो ये फॉर्मूला सिर्फ पॉसिबल किस में है, वैक्यूम में है। तो ध्यान रखेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फोर्स लगाता है, उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले को गवर्न करेगी, ठीक है। और सारी वैल्यूज मैंने लिख दिया। आर क्या, वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, लिखेंगे वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, लिखिए वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अभी परमिटिविटी क्या है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा जब डायइलेक्ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, तो अभी के लिए क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ओके। अच्छा ये तो स्केलर फॉर्म है, बट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी को वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। इसको मैं नीचे बढ़ा दे रहा हूँ, इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर, आप इसे लिख सकते हैं। मतलब आपको इसका वेक्टर लिखना है तो इसका वेक्टर कैसे लिखेंगे, इस कोऑर्डिनेट में से इसका कोऑर्डिनेट घटा के वेक्टर आ जाएगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर आर कैप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं इसको ये तो सारे के सारे टर्म्स यही हैं, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो R21 को, कैसे, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2, z2 है, इसका कोऑर्डिनेट सपोज करो x1, y1, z1 है। तो कोई पूछे कि R12 वेक्टर कितना होगा, ये R12, तो R12 करें R21 वेक्टर, तो R21 वेक्टर जो आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट हटा दीजिए, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप आएगा। और इस R21 का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, R21 का जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली वही तो इन दोनों के बीच की दूरी भी है जो कि R है, तो यही बेसिकली किसके बराबर है, R के बराबर है। और कोई पूछे इस R की वैल्यू तो अंडर रूट कर लेंगे इसके कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो समझ ही रहे होंगे आप। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद करने थे, वो ये थे। अब कोई पूछे कि R21 का कैप यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, जब एक बार आपको वेक्टर पता है तो आप इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको R21 आ जाएगा, सही है। अच्छा कुछ बुक्स में लिखा गया होता है, इसी को ऐसे लिखता है, इस R21 की जगह पे लिख देता है इस तरीके से, R21 बराबर R21 वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ R21 जो कि R के बराबर है। तो जब इस कैप की जगह पे, आपको ये नहीं दिख रहा ना, ठीक है। देखिए
इस कैप जब लिख सकते हैं, इस कैप जब पे R21 वेक्टर अपान R का R यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, तो R21 डिवाइड बाई R तो R क्यू हो जाएगा। तो कुछ किताब में आपको ऐसे मिलेगा 1/4 Q1 Q2 R वेक्टर डिवाइड बाई R क्यू, बट उसकी जरूरत नहीं है। गुड, दिस अप्रोच इज मोर गुड, क्योंकि हमको क्या करना है, वेक्टर लिखना है, सिंपल तरीका है, मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर, इसमें इतना क्या सोचना। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड किस में है, वैक्यूम में, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ आप नोट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। इसका मतलब अंडरलाइन है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब कि ये अगर इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहा है तो ये इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा। और अभी इस लाइन से आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि कुछ फोर्स ऐसी भी होती है जिनका पेयर नहीं बनता। अरे बिना पेयर का फोर्स हो ही नहीं सकता, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कुछ भी हो जाए ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, उसको इस इलेक्ट्रोस्टैट से कोई मतलब नहीं है। तो जब ये पार्टिकल इस पे F21 इधर लगा रहा है तो ये पार्टिकल इस पे F21 इधर लगाएगा, इस तरीके से F21 ऐसे, इसको लिखेंगे F12, इसको लिखेंगे ये, बस मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, डायरेक्शन बस अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा कि Q1 Q2 ये सब इसे याद कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे, वैक्यूम लिख लिया। अब हम इसी फॉर्मूले को लिखेंगे किसमें, किसी मीडियम में। तो सपोज करो ये दोनों ही पार्टिकल एक ऐसे मीडियम में रखा गया है, थ्रू आउट द फैला हुआ है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए वैक्यूम यहाँ पे और एक पार्टिकल है, दोनों कैसे रख दीजिए, वैक्यूम है तो और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं को उठा के तुम पानी में भर दो, पूरा पानी चारों तरफ फैला दो और उसमें दो पार्टिकल रख दो, तो तुम पाओगे ना कि दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं, जो नेट फोर्स आ रहा है, अंडरलाइन है, नेट फोर्स आ रहा है, वो पहले से कम नजर आता है। इसका मतलब पानी के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है जो इनके बीच में लगने वाले नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज कर रहा है। उसी को हम बोलते हैं कि उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। और ये जो फोर्स जिस अमाउंट से कम होता है उस अमाउंट को हम बोल क्या रहता है, ये उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अगर हम पूरे को उठा के किसी मीडियम में रख दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अच्छा तो रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is equal to relative permittivity is equal to, अच्छा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन R से, एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी ये बोलते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो फार्मूला होता है ना, सर फॉर्मूला होता है, इसमें अब फोर्स घटेगा एक K फैक्टर से, तो उस K फैक्टर को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो K फैक्टर को आप यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो, K फैक्टर को आप यहाँ लगा सकते हो ऐसे, और इसको क्या सकते हो मीडियम में, मीडियम में। तो आप ध्यान रखेंगे ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर दो चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो गवर्न करता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई KR² या 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई R²। अब एक चीज़ और देखिएगा, मैं इसे हटाता हूँ। इसमें एक चीज़ और है जो आपको ध्यान देना है, वो ये कि ये जो किसी मीडियम में रखे हो या डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, ये जो फोर्स है ना F21 उसको ऐसे लिखा जाता है F21 इज इक्वल्स टू 1/4π और एप्सिलॉन K को एक नया नाम देते हैं, बोलते हैं एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। आप ऐसे भी लिख सकते हो। और ये फॉर्मूला किस में लगता है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वही वाला सेम है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम है इसका मतलब कि जो एप्सिलॉन है वो बराबर किसके होगा, एप्सिलॉन K के बराबर होगा, एप्सिलॉन K। और K और एप्सिलॉन बराबर है तो तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R लिख सकते हो।
अब यहाँ से एप्साइलन आर की वैल्यू क्या आ गई, इट इज एप्साइलन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेसिकली यही किसके बराबर है, के। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें जो आपको ध्यान रखना भैया, एक तो इसे याद रखना है, इस फॉर्मूला देखिए इसमें क्या है, कोई पूछे कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स बताइए जब वो दोनों डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो आप क्या कहेंगे, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्साइलन आर स्क्वायर, नॉट एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ एप्साइलन आर स्क्वायर। और इस एप्साइलन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जबकि एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या बोला था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। कुछ समझ रहा है? तो इधर आप इसका यूज़ करिए या इसका यूज़ करिए, आंसर सेम आएगा। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसका मतलब रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। तो इतना चीज़ें आपको फिलहाल कॉपी करके याद रखना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस उनको मैं कराता हूँ, मैं इनका एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।